नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कुछ 5-6 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और उनमें से एक टॉपिक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक होगा जो ऑन गोइंग इंडिया यूएस ट्रेड डील है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद उसी सेम लाइन पे चलते हुए इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक डिफेंस फ्रेमवर्क पे जो काम चल रहा है, इंडस एक्स जिसका नाम है, जिस फ्रेमवर्क का यानी कि नेक्स्ट 10 इयर्स में भारत और यूएस के बीच जो डिफेंस टाइज रहेंगे वो किस तरीके के रहेंगे, उस पे थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिसेंटली हुई डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या डील्स को ग्रीन लाइट दी गई, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से कुछ न्यूज़ आ रही है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा उसी ऑपरेशन सिंदूर के न्यूज़ के पैरेलल या फिर सब कॉन्टेक्स्ट में एक और जो नई खबर या बड़ी खबर निकल के आई थी, वो थी 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स जो आने वाले 3 से 4 साल में लॉन्च किए जाएंगे। उस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया गया है। उसको क्यों फास्ट ट्रैक किया गया है, उसके पीछे क्या कारण थे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ऐसा क्या देखने को मिला जिसकी वजह से इसको फास्ट ट्रैक किया गया। और उसी के साथ साथ हम थोड़ा ये इस पे भी डिस्कस करेंगे कि ये जो नया 1 लाख करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम लाई गई है प्राइवेट सेक्टर में, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्या ज़रूरत थी और इसके इम्पैक्ट क्या है और क्यों देना अब मजबूरी बन रही है। उसके अलावा एक और न्यूज़ ये थी कि भारत लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एयर बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि लोरा मिसाइल खरीदने की बात कर रहा है इज़राइल से। और उसके अलावा जो बड़ी खबर एक और थी कि वो रफ़ाल पे जो इस डिप्लॉयमेंट के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उसका प्रीमियम या फिर जो मेन लॉन्ग रेंज बीवीआर मिसाइल था मीटियोर, वो इस बार एक्शन में नहीं था। तो वो क्यों ऐसा देखने को मिला, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ है आज के टॉपिक में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज के पहले टॉपिक पे हम चलते हैं। तो पिछले वीडियो की तरह ही मैंने जहाँ पे आपको इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में बताया था, तो एज सच आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 6 जुलाई 6 या 7 जुलाई डेट है। एंड 9 जुलाई का जो ट्रम्प का डेडलाइन है वो आने वाला है। एंड दैट बीइंग सेड, भारत का फ़िलहाल यूएस के साथ कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है। एंड चूंकि अब वीकेंड आने वाला है, देन अगर कुछ ट्रेड डील साइन होगा तो वो मंडे या ट्यूसडे या जो कि 7 या 8 तारीख को होना है वो होगा। वरना वी आर गोइंग टू सी इंक्रीज्ड tariffs from US। एंड दैट बीइंग सेड, हमें अगर आने वाले समय में थोड़ा टैरिफ इंक्रीज झेलना पड़े तो ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सेस द अमेरिकन्स आर आस्किंग फॉर इन द इंडियन मार्केट वो बहुत डेंजरस है। वो हमारे डेयरी फार्मा में भी जीएमओ क्रॉप्स की जो एंट्री अगर होती है तो उससे हमारे अपने क्रॉप की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे क्या असर पड़ेगा, वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसलिए फ़िलहाल अगर कुछ 1.5-2 साल तक इंक्रीज टैरिफ झेलना पड़े, हालांकि तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरा ये मानना है अमेरिका वोंट बी एबल टू सस्टेन दीज टैरिफ्स, और ये सिर्फ एक तरीके का मतलब एक ब्लैकमेल टैक्टिक है और ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यूएस मोर और लेस अपने सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ही करता है, कमोडिटीज़। एंड उसके चक्कर में वो दूसरा हर किसी को
नहीं, ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। एंड बीइंग सेड दैट फ़िलहाल की तारीख में उन्होंने वियतनाम के साथ डील साइन किए हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी था वियतनाम के लिए साइन करना, क्योंकि उनके पास जो मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है वो यूएस ही है, और उस कंट्री के जो एफडीआई है या फिर जो भी फॉरेन कैश फ्लो है वो यूएस के थ्रू ही सबसे ज़्यादा आता है। सो दे कांट लूज़ यूएस। ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम यूएस के साथ काफ़ी ट्रेड करते हैं, बट वो बाय वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड उस ट्रेड बैलेंस में भी जो ट्रेड ओवरऑल बैलेंस है, यानी कि कैश फ्लो है, हम ज़्यादा प्रॉफिट में हैं, यानी कि हम उनसे कम खरीदते हैं और वो हमसे ज़्यादा खरीदते हैं। तो एक पॉजिटिव कैश फ्लो हमारे फेवर में बना हुआ है, और इसी को चेंज करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं। तो इसीलिए आई थिंक पर्टेनिंग टू द डेयरी सेक्टर एक्सेस, द टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर एक्सेस, और उसके बाद जो ऑटोमोटिव सेक्टर का एक्सेस है, उसको देखते हुए भारत के और यूएस कोई फुल ऑन ट्रेड डील्स नहीं साइन करेंगे। फॉर टाइमिंग हो सकता है एक इंटरिम फ्रेमवर्क या फिर एक टेम्पररी सा कुछ साइन कर ले, जैसा कि यूके और चाइना के साथ हुआ है। चाइना के साथ कोई फॉर्मल नहीं हुआ है, बट एक ऐसा अनाउंसमेंट आया था ट्रम्प से। सो आई डोंट थिंक भारत के केस में भी ऐसा कोई फुल एंड फाइनल बहुत हार्ड को ट्रेड डील साइन होगा। एक ओवरऑल फ्रेमवर्क साइन हो सकता है, एंड वो फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा बाय इंडिया। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इंडिया यूएस जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस फ्रेमवर्क है, उस जिसे कि इंडस एक्स कहते हैं, उस पे जो डिफेंस कोऑपरेशन आने वाले 10 साल का होने वाला है, उसके बारे में जो फाइनलाइजेशन डील्स या फिर डिस्कशंस है वो रिसेंटली चल रहे हैं। और हमारे रक्षा मंत्री भी रिसेंटली या लास्ट वीक में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ से मिले थे। पीट हेग्सेथ यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और वहाँ पे ये क्वाड सम्मेलन के दौरान मिले थे। सो उसी के बीच में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो डिस्कशन फोकस रहा होगा एट दिस पॉइंट, तो वो मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर ही रहा है। एंड जो जहाँ पे कि दोनों कंट्रीज़ ने इक्वली एक दूसरे के साथ डिस्कशन किया होगा, बट यूएस की तरफ से जो पुश ज़्यादा रहा होगा वो रहा है, यह मैं गेस ही कर रहा हूँ, बट गेस्टिमेट यहाँ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि रीसेंट टाइम पे जो भी ट्रम्प के स्टेटमेंट्स रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये एक कोर फोकस रहा होगा, या फिर कोर फोकस है फॉर एनी डिस्कशन गोइंग बिटवीन यूएस एंड इंडिया, कि भारत यूएस से और ज़्यादा आर्म्स खरीदे। बीइंग सेड दैट, तो जो कोर फिलहाल जो डिस्कशन चल रहे हैं वो P8I सबमरीन हंटर्स प्लेन के बारे में चल रहे हैं, एंड उसके अलावा अमेरिका स्ट्राइकर व्हीकल के बारे में पुश कर रहा है। सो स्ट्राइकर को लेके हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये एक बहुत ही फर्जी गाड़ी है, फर्जी आर्मर्ड व्हीकल है। वी हैव बेटर ऑप्शन विद इन आवर
कंट्री बोथ बाय टाटा एंड महिंद्रा एंड इसका टेस्ट भी हो चुका है लद्दाख में व्हेन स्ट्राइकर वाज टेस्टेड इन लद्दाख, जहाँ पे ये बहुत बुरी तरह फेल भी हुआ है. सो आई डू नॉट थिंक आफ्टर जिस तरीके की चीज़ें हुई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रम्प का जो बिहेवियर रहा है, उसके बाद हम यूएस से बहुत ज़्यादा कोई बड़ा ना तो ट्रेड डील करेंगे ना ही आर्म्स डील करेंगे, और F-35 तो आई थिंक बहुत दूर की बात है. सो ओवरऑल ये कोऑपरेशन मोर और लेस इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की तरह ही ज़्यादा रहेगा, और कुछ की रीजन्स में इंडियन ओशन के रीजन्स में कोऑपरेशन की तरफ रहेगा, और छोटे मोटे कुछ डील की तरफ रहेगा. एक क्रूशियल डील जो इसके दौरान जो हमें जिस पे ध्यान देना होगा वो होगा जेट इंजन का डील, जो कि बड़ा भी हो सकता है, और भारत ने बहुत ज़्यादा पुश किया होगा. दैट इज़ दी G414 डील, एंड जो 404 इंजन्स की जो डिलीवरी स्लो डाउन हो चुकी है उसको लेके. सो ये ही एक कोर डील है जहाँ पे भारत और यूएस के बीच में ज़्यादा टेंशन्स या फिर हाई स्टेक मीटिंग या फिर डिस्कशन हुए होंगे. एंड चूंकि ये इंजन जो G414 है वो आने वाले LCA Mark II के Mark II प्रोग्राम में और AMCA Mark I में भी जाने वाला है. तो ये GE414 इंजन्स का जो डील है वो जल्दी साइन हो उसको लेके डिस्कशन हुए होंगे, मे बी बाय एंड ऑफ दिस ईयर और बाय एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो अमेरिका को लेके जो डिस्कशन था वो इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा है जो रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का मीटिंग हुआ था, जहाँ पे QRSAM, MCMV और I-STAR व्हीकल्स को लेके, I-STAR प्लेन्स को लेके गो थ्रू या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई. अगर हम वेपन एक्विजिशन की बात करें, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कोई फाइनल डील नहीं होता है, यहाँ से प्रोसेस एज सच चालू होता है. एंड अगर हम एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जितने पिछले सालों में दिए गए हैं ट्रैक करें तो हमको यही समझ में आएगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल सच नहीं है. एक्चुअल जो डील साइन होना होता है या फिर उस टाइप की चीज़ होती है वो होता है आपका कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी द्वारा दिए गए अप्रूवल. वहाँ पे हम मान सकते हैं कि डील अब जाके फाइनल है, और यहीं से हम 100% श्योर हो सकते हैं कि डील इज़ नाउ कंप्लीट, और आने वाले टाइम में इसका इंडक्शन शुरू होगा. बट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का गो थ्रू या पास करना किसी भी प्रपोजल को कोई फाइनल टेक नहीं होता है, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेसेस होने होते हैं. बट वी कैन से दैट हाँ प्रोसेस शुरू हो चुका है एक्वायर करने का, एंड दिस इज़ नाउ नॉट अ स्पेकुलेशन कि भारत ये हथियार लेगा. सो उसी में अगर हम डिस्कस करें तो जो सबसे सिग्निफिकेंट डील होगी वो QRSAM की होगी, यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल. ये हम कह सकते हैं जो लोअर लेवल के हमारे सरफेस टू एयर सिस्टम्स है, यानी कि ओसाका, पेचोरा एंड ऑल दोज सिस्टम, उनको रिप्लेस करेगा. एक बहुत ही मोबाइल सिस्टम है, यानी कि और जो भी नेक्स्ट जनरेशन हमारे मिसाइल की टेक्नोलॉजीज़ है ये QRSAM में इम्प्लीमेंटेड है. यानी कि हम कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी टेक्नोलॉजीज़, चाहे वो सीकर की हो, चाहे वो गाइडेंस की हो, चाहे वो जो रॉकेट मोटर है उसकी हो, तो जितने भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो QRSAM उसका एक इनागोरेशन है. एंड एक बहुत ही मोबाइल सिस्टम
मोबाइल सिस्टम एज इन आपको क्विक रिएक्शन सैम से समझ में आ रहा होगा नाम से, कि जहाँ पे आपको एयर कवर वाइल ऑन द मूव मिल सकता है बहुत ही डायनामिकली। ये आपके मूविंग प्लेटून्स या फिर जो भी यूनिट्स है उनके अराउंड एक एयर सिक्योरिटी बबल प्रोवाइड कर सकता है। एंड इसके रेडार्स भी ये से हैं। सो इन अ वे वेरी फैबुलस सिस्टम, बहुत शॉर्ट टाइम में इसको डेवलप किया गया है। मे बी लास्ट 5-6 साल में ही इसको डेवलप कर लिया गया है। वेरी द टेक्नोलॉजी इज़ समवेयर रिलेटेड टू द अस्त्रा सीरीज़ मिसाइल। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये एक बहुत ही एडवांस सॉर्ट ऑफ मिसाइल है। आकाश कह सकते हैं हमारा प्रीवियस जनरेशन का सरफेस टू एयर मिसाइल है। बट दिस वन QRSAM, जिसे कि फ़िलहाल कोई नेम नहीं दिया गया है, एक टेक्निकल नेम ही है। आई थिंक इंडक्शन के बाद इसको नेम मिलेगा, तब उसको हम कह सकते हैं दिस विल बी द मोस्ट advanced surface to air missile in India's inventory which has been indigenously developed। और हमने देखा आकाश मिसाइल का क्या परफॉर्मेंस रहा है। दिस टेक्नोलॉजी, दी आकाश टेक्नोलॉजी इज़ 10-20 ईयर्स ओल्ड। हम बस गैस ही कर सकते हैं कि QRSAM की परफॉर्मेंस कैसी होगी। इसकी टेक्नोलॉजी इज़ जस्ट 4 to 5 ईयर्स ओल्ड। एंड सो दैट्स अ गुड थिंग कि इतनी फास्ट, एटलीस्ट मिसाइल के मामले में वी आर डूइंग आवर थिंग्स प्रेटी फास्ट, नॉट द केस विथ आवर एयरफोर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट डील थी, जो iStar प्लेटफॉर्म को लेके आई है, और ये जो iStar पहले भी जो इसको लेके बहुत टाइम से न्यूज़ आइटम्स चलते आए हैं कि भारत या एक स्पाई प्लेन खरीदेगा जिसका काम ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस टारगेटिंग करने की होती है। सो iStar हम कह सकते हैं कि जैसे इंडियन एयरफोर्स का AWACS होता है, जो आपको आपके एयर स्पेस का एक बहुत लॉन्ग रेंज में ओवरऑल पिक्चर देता है, वैसे ही iStar आपका आर्मी के लिए AWACS का काम है, जो आपको ग्राउंड पे क्या चल रहा है उसका बहुत लॉन्ग रेंज में बहुत डिटेल्ड पिक्चर देता है। तो वो भारत के पास अभी एक भी iStar प्लेटफॉर्म नहीं है। और हमारे पास हम जिस किस्म के सर्वेलेंस में इन्वॉल्व या डिप्लॉय करते हैं, तो वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि हमारे पास iStar जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है। वो ग्राउंड बेस्ड रेडार्स और सैटेलाइट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम ये कैपेबिलिटी फ़िलहाल इंडक्ट करते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये जो अराउंड 10,000 करोड़ का डील होगा वो हम देखेंगे, और ये एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस डील में जो मेजॉरिटी ऑफ दी सेंसर पैकेज है वो ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है। एंड जो डील मेजॉरिटी या फिर अभी जो क्लियरेंस दी जा रही है वो सिर्फ एयर फ्रेम एक्वायर करने के लिए है। सो वंस द एयर फ्रेम यानी कि ये एरोप्लेन इज़ एक्वायर्ड, हमें ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं करना है। सेंसर्स आर ऑलरेडी देयर, और बस उन सेंसर्स को वहाँ एरोप्लेन पे इम्प्लीमेंट कर देना है। सो दैट इज़ इन अ वे अ ग्रेट वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग और डूइंग योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे आपने ज़्यादातर सिस्टम डेवलप करके टेस्ट करके वैलिडेट कर लिए हैं। एंड अब आपको बस एक प्लेटफॉर्म की नीड है, एंड जो फाइनल प्लेटफॉर्म है उस पे आप सेंसर्स इम्प्लीमेंट करके you will be able to deploy the system। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक खबर निकल के आ रही थी कि एक नए कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स ने ये बताया था कि या फिर इन्फॉर्म किया कि
the Pakistanis had near real time intelligence of each of our air base या फिर military base कहाँ से क्या launch हो रहा है, and this was being provided by none other than the Chinese. और एट सम पॉइंट पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को रिक्वेस्ट किया था कि फ़लाने एयर बेस से या मिलिट्री बेस से लॉन्च होने वाले फ़लाने वेक्टर को, यानी कि प्लेटफॉर्म को जो हम पाकिस्तानी एयर बेस पे लॉन्च करने वाले थे वो ना करे, एंड वी आर गोइंग टू, यानी कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू सीड, या फिर दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर ceasefire. So that was the level of direct intelligence that was being provided by China, which brings us to the point कि जब हमने लास्ट 5-10 दिन पहले हमने खबर सुनी कि भारत ने एक अराउंड 30,000 करोड़ के सैटेलाइट प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया है, जहाँ पे 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा इन कमिंग 3 to 4 years. This was the trigger point to fast track the program. Being said that in 52 में से 31 आपके इसरो आई थिंक 31 और 21 का स्प्लिट है, जिसको कि जिसमें से जो 31 वाला पार्ट है या फिर 21 वाला पार्ट है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट द शेयर. सो सम पार्ट विल बी मेड बाय इसरो एंड द रेस्ट ऑफ देम विल बी मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर. मोस्टली फ़िलहाल टाटा एडवांस सिस्टम्स का नाम आ रहा है, एंड उसी को ध्यान में रखते हुए एक और जो खबर आई थी कि जो SSLV प्रोग्राम है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र HAL को किया गया है. सो इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए you will need the SSLV platform, this which will be capable to put these satellites on the lower Earth orbit. And ये चीज़ आपको बताती है कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ या फिर नेक्स्ट फ्रंट लाइन ऑफ आपका एंगेजमेंट है, ऑपरेशन सिंदूर है, वो सिर्फ आप अर्थ पे नहीं, आप अर्थ के बाहर भी फेस करेंगे, जहाँ पे आपको एक तो एयर पावर ज़रूरी है, लैंड पावर एंड सी पावर. अब आपको एक स्पेस पावर भी होना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपने दुश्मन पे सैटेलाइट्स के थ्रू ऑल द टाइम आपको नज़र रखनी पड़ेगी. एंड दीज सैटेलाइट्स जब हम कहते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स, दीज मोस्टली इंक्लूड नॉट जस्ट दी सिंथेटिक अपर्चर रेडार, बट दीज ऑल्सो इंक्लूड योर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट, जिसका कि हमारे पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो है EMISAT. इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, एक से भारत का काम नहीं चलेगा. मुझे ऐसा लगता है कि करीबन 30 से 40 सैटेलाइट्स ऐसे होने चाहिए, बट अभी इतना नहीं पता है कि जो ये मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे उनमें से कितने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वाले सैटेलाइट होंगे. आई गेस ज़्यादातर वही होंगे, इसलिए ही इनको इतनी जल्दी इनको डिप्लॉय करने की बात चल रही है, क्योंकि 30,000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 years 4 years इज़ अ ह्यूमंगस थिंग. एंड इस तरीके के प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स बहुत रेयरली सुनने को मिलते हैं. अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि कुछ बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिला है, इसलिए इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है. सो नेक्स्ट जो एक बड़ी खबर आई थी कि 1 लाख करोड़ का जो प्राइवेट सेक्टर में R&D स्कीम है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही फ़नी न्यूज़ है कि प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट करना पड़ रहा है फॉर R&D, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर R&D प्राइवेट सेक्टर व्हाट इट डज इज़ कि white labeling, और they do this almost very proudly. and आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स है, कंज्यूमर वेरेबल्स एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मोस्टली चाइना मेड स्टफ़ होते हैं जिन्हें यहाँ पे लाके इन पे मेक इन इंडिया का ठप्पा मार के बेचा जाता है. सो दिस हैज़ नॉट वर्कड आउट वेल. जैसे मैंने आपको कुछ लास्ट 2 वीडियो से मैं बता रहा हूँ कि कैसे चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के
जो बने बने जो ईवी मोटर्स है या फिर मोर और लेस बहुत हाई एंड एप्लीकेशन के मोटर्स है जहाँ पे आपका रेयर अर्थ यूज़ होता है, उनकी सप्लाई काट दी है, पूरी दुनिया में ही काट दी है, जिसकी वजह से सारी इंडस्ट्रीज़ दुनिया भर में हैव टू डिप्लॉय फॉर काउंटर मेजर्स। सो ये चीज़ें एंड में सरकार पे ही आती है टू सॉर्ट आउट, एंड दे हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सिमिलर इशू हमको ड्रोन प्रोग्राम में भी देखने मिला था। भारत के जो प्राइवेट सेक्टर को क्वाडकॉप्टर्स और इस तरीके के छोटे ड्रोन्स के जो डील दिए गए थे, तब भी यही हुआ था कि बहुत सारे इन कंपनियों ने चोरी छुपे चाइनीज़ कंपोनेंट्स यूज़ किया, एंड इवेंचुअली व्हेन दीज ड्रोन्स वर डिप्लॉयड ऑन द चाइनीज़ बॉर्डर, तो पता चला कि दे गॉट हैक्ड बाय द चाइनीज़ और द पाकिस्तानीज़ हुएवर दे वर। सो इस तरीके के इंसेंटिव देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आई थिंक ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट दैट्स नॉट एन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी खबर है वो है रफाल पे जो मीटियोर मिसाइल है, जो उसका प्राइमरी बियॉन्ड रेंज विजुअल मिसाइल है, वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं मौजूद था। एंड दिस ओनली बेग्स अ क्वेश्चन कि जो ये हम हल्ला मचाते हैं कि भाई ये नहीं मिला है, फलानी प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिला है, और एचएल को गाली दी जाती है। सो ये सेम चीज़ इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म के साथ क्यों नहीं होता है, जबकि हमने इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं, तो तब भी 4 या 5 साल बाद वो कंप्लीट पैकेजेस डिलीवर नहीं हुए हैं। बट जो सबसे ज़्यादा ब्रिक बैट पड़ता है वो एचएल को ही पड़ता है। वी सी absolutely complete silence from these defense journalists, from these defense pages, and everybody who cries कि HL बंद कर दो, शट डाउन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, they go absolutely mouth shut जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म में आती है, चाहे वो रफाल पे उसका प्राइमरी बियॉन्ड विजुअल रेंज ना होना, चाहे वो जो अपाचे बोइंग का अपाचे हेलीकॉप्टर है उसका डिलीवरी ना होना टाइम पे। अब डिलीवरी जो हो भी गए हैं उनका हर दूसरे महीने जो इमरजेंसी लैंडिंग है, इन इश्यूज़ पे कोई डिस्कस नहीं करता है, विच रेजेज अ क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ vested interests are there, both wasted and vested interests are there against our indigenous platform, और उनको किस तरीके की स्क्रूटिनी झेलनी पड़ती है। सो आप मुझे बताएं कि इस तरीके का बिहेवियर हमको क्यों देखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट जो एक न्यूज़ आर्टिकल बहुत टाइम से घूम रहा है कि जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एयर बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि बहुत प्रिसाइज एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, वो लेने की बात चल रही है। ठीक है, I think this can be addition to the Crystal Maze and those kind of precision missiles that have been used during Operation Sindoor, but our focus should be on the Rudram series missile and getting them inducted, जो already testing में है। and हमारा जो क्रूशियल फेज़ है हमारे एडिशन का या फिर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ का, दे शुड कम फ्रॉम इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स। उसी के साथ आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।